Dear students, today we shall discuss hotspots of biodiversity. जैव विविधता के तप स्थल। पहले हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल्स। जितनी भी तरह की प्लांट स्पीशीज और जितने भी तरह के एनिमल स्पीशीज इस अर्थ पर मिलती हैं, हम कलेक्टिवली उनको जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और हमने एक बात की इसमें, एट ऑल इट लेवल्स। इसके तीनों लेवल्स की हमें बात करनी है। एक लेवल होता है स्पीशीज लेवल, एक होता है जेनेटिक लेवल और एक होता है इकोसिस्टम लेवल। इन तीनों लेवल्स को और बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा डिटेल में हम अपनी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसकी दो खासियत हमें दिखाई दे रही है। पहली, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का नंबर बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ थ्रेटन्ड विथ डिस्ट्रक्शन। ये एरिया इस समय खतरे में है। ये एरिया डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एज ए रिजल्ट वहाँ मिलने वाली प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन इस समय वो बहुत थ्रेट में है, बहुत खतरे में है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हुए हैं नॉर्मैन। नॉर्मैन ने 1988 में जब वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई लेवल का प्लांट एंडेमिज्म था। देखिए, एंडेमिज्म टर्म को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहे थे, उन पर बहुत बड़ा खतरा चल रहा था। फिर एक साल बाद नॉर्मैन ने एक पेपर लिखा और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट को सही तरह से पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद में बारी आई कंजर्वेशन इंटरनेशनल की। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज प्लेसेस और 1996 में दे मेड अ डिसीजन टू अंडरटेक द रीअसेसमेंट ऑफ द हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट। देखिए, 1996 में इन्होंने कहा कि एक बार इसका रीअसेसमेंट करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम किसी एरिया को, किसी बायोजियोग्राफिक रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह डिक्लेयर कर सकें। तो अब बात आती है हाउ टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर किसी रीजन को, किसी एरिया को हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहना है तो उस एरिया को, उस बायोजियोग्राफिक रीजन को किन दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहली कंडीशन आती है, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। देखिए, इसमें दो टर्म आई, एक वेस्कुलर प्लांट्स और एक एंडेमिक्स। पहले हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कंडक्शन के लिए, जो मटेरियल का कंडक्शन होना है प्लांट्स में, उसके लिए स्पेशल टिश्यू होते हैं। और वो टिश्यू दो कौन से हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू क्या करता है प्लांट्स में या ट्रीज में? इट एंश्योर्स द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और दूसरा टिश्यू हमने बताया फ्लोएम। इसका फंक्शन क्या है? इट एंश्योर्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड इन द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसी 1500 स्पीशीज मिलनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स की उस एरिया में। और वो 1500 स्पीशीज कैसी हों? एंडेमिक। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज दोज आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। ऐसी स्पीशीज जो एक खास जियोग्राफिकल रीजन में मिलती हैं। इसका मतलब दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। उस जगह के अलावा वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेंगी। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आपने कंगारूज का नाम सुना होगा। कंगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कंगारू पूरे वर्ल्ड में नेचुरली कहीं और नहीं मिलते। इसी तरह से आपने जिराफ सुना होगा। जिराफ्स आर एंडेमिक टू अफ्रीका। तो जिराफ अफ्रीका में मिलते हैं। देखिए, वो बात अलग है कि कोई उनको जूलॉजिकल पार्क में रखने के लिए या घर में पालने के लिए या किसी और पर्पज से उस एरिया से किसी दूसरी जगह ले आए, वो एक अलग बात है। लेकिन नेचुरली दे आर कन्फाइंड टू अ गिवन और अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। तो ऐसी 1500 स्पीशीज जिनके पास जाइलम और फ्लोएम भी है और वो उस एरिया के अलावा वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती, अगर ऐसा है
तो समझ लीजिए उस एरिया ने पहली कंडीशन को फुलफिल कर लिया। एंड द सेकेंड कंडीशन इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि उस एरिया का कम से कम 70% एरिया खत्म हो चुका हो। देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये कंडीशन है कि इट शुड हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। तो ये दो शर्तें अगर पूरी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में आपको एक जैसी बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी। इवन अगर आप अपने नेशन की बात करते हैं, अपने कंट्री की आप बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हर स्टेट में भी एक जैसी नहीं मिलती। राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी और आंध्र प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी ये दोनों बिल्कुल अलग होंगी, या उत्तराखंड स्टेट की बायोडाइवर्सिटी और केरल की बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपको बहुत हद तक अंतर दिखाई देगा। और जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इट इज ग्रेटर नियर टू इक्वेटर, क्योंकि होता क्या है, एरिया अराउंड इक्वेटर इज ब्लेस्ड विद वार्म क्लाइमेट एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो हमारी इक्वेटर है उस इक्वेटर के आसपास ऐसी कंडीशंस होती हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब आप देखिए वर्ल्ड में लगभग 195 कंट्रीज हैं, 195 देशों का ये विश्व है, और उसमें अभी तक 36 एरियाज को ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये हमने एक आपके सामने मैप रखा है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये 36 जो रिकॉग्नाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। अब इंटरनेशनल से अगर हम नेशनल लेवल पर आते हैं एंड वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, तो इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब एक तो बड़ी क्या कहना चाहिए कि अच्छी सी बात भी है और दुख की बात भी है। अच्छी बात ये कि 195 कंट्रीज के पास केवल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और उसमें से 4 हमारे पास हैं, इंडिया के पास हैं। और थोड़ा दुख इसलिए जुड़ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका 70% जो एरिया है, जो 70% नेटिव वेजिटेशन है, उसका नुकसान हो गया हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने इन एरियाज को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अगर हम देखें तो हमारे पास हिमालय है, हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं, हमारे पास इंडो बर्मा रीजन है। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ हिमालय शो किया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एरिया है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। एक सवाल उठता है, व्हाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों इनको बचाने की जरूरत है। देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपके साथ करता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि अर्थ पर ह्यूमंस का सर्वाइवल बना रहे तो जरूरी है कि इस पृथ्वी के जंगल, घास के मैदान, उनके तालाब, पर्वत, झरने, रेगिस्तान, नम भूमि ये सब सुरक्षित हों, और साथ ही साथ इनमें मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती है, कंजप्शन वैल्यू रखती है, प्रोडक्टिव वैल्यू रखती है, सोशल वैल्यू रखती है, ऑप्शन, साइंटिफिक, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारी वैल्यूज हैं ह्यूमन काइंड के लिए, और इन सभी वैल्यूज का डायरेक्ट बेनिफिट हम लेते ही हैं। और सोचिए अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो आप जानते हैं देयर वुड बी नो एयर टू ब्रीथ, नो फूड टू ईट एंड नो वाटर टू ड्रिंक, and finally rather unfortunately there would be no human society at all। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो इंसान के अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। That's why it becomes imperative to conserve our valuable biodiversity। So it was a brief introduction about the biodiversity hotspots। Thank you and all the best।